वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने MDCAT केमिस्ट्री का फुल लेंथ पेपर 1 डिस्कस करना है। कंप्लीट पेपर है, तमाम कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखिएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट। वेल डियर स्टूडेंट्स, MDCAT का FLP 1 आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। इसमें तमाम केमिस्ट्री जो कि हमने MDCAT के सिलेबस में पढ़ी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके मुताबिक जो आपकी तैयारी है उसको चेक करने का एक बेस्ट टेस्ट आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके सामने पेपर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 81। वेल माय डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट है अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज अप टू द 4A ग्रुप एंड देन डिक्रीज। हमें पता है। अब कहता क्या है कि जो इंक्रीज है, द इंक्रीज बिकॉज ऑफ, माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि शॉर्ट पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटली फिल्ड। जब तक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं तब तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जितने ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं एटम्स के दरमियान उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है, उतना ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी वजह से अप टू द ग्रुप 4A हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और उसके बाद उनके कम होने की वजह से डिक्रीज होता है। सो अगर इसमें ऑप्शंस देखता हूं तो मेरे पास अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अप टू द ग्रुप 4A बढ़ता है। पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, अल्फा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। बेरिलियम हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग पिक्यूलर प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। बेरिलियम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताएगा, उसकी पिकुलर नेचर के पॉइंट्स हमारे जहन में होने चाहिए। रीजन ऑफ पेकुलरिटी भी हमें पता है कि स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, ये तमाम फैक्टर्स जहन में रखते हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। अल्फा ऑप्शन में कहता है कि इट इज एज हार्ड एज आयरन। यस, दिस इज ट्रू। इट कैन स्क्रैच द ग्लास। ये भी रिलेटेड MCQ है, बिल्कुल ठीक है। हमने इनकरेक्ट ऑप्शन यानी एक्सेप्ट की ऑप्शन है उसको चूज करना है। कहता है इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर। बिल्कुल ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हालांकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में पाया जाता है बट इसकी पिकुलर नेचर हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहता है इट्स योर डायगोनल रिलेशनशिप विद द सिलिकॉन। वेल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रॉन्ग। इसे मैंने सॉल्व किया है। डायगोनल रिलेशनशिप मैंने लेक्चर्स में भी बताया था। अभी व्हाइट बोर्ड पे देखें, आपके सामने दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप। व्हाइट बोर्ड पे देखें आप, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 82 प्लेस किया है और मेरे पास मैंने ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं सेकंड पीरियड के, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और इसके नीचे मैंने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स भी लिखे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर है? अब देखें, ये एक रिलेशनशिप है जिसमें डायगोनल लिंक शो हो रहा है। हमारे पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट। अब आपके पास नेक्स्ट ग्रुप का जो सेकंड एलिमेंट है उसके साथ वो कोई भी एलिमेंट जो स्टार्ट में कंसीडर करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। उसकी रीजन क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोफिनिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट से व्हाटसोएवर इट इज, जो भी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जो इंक्रीज या डिक्रीज करती है, बिल्कुल उसी सिनेरियो में वो एक स्टेप जब नीचे आती है तो उसका रिवर्स इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो ये तो था डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने तमाम एग्जांपलीफाई कर दिया आपके सामने। आपसे ना सिर्फ बेरिलियम बल्कि किसी का भी पूछ ले तो आप आंसर कर सकेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। यहां पे इसने बेरिलियम की बात की थी तो ये देखिए, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, सिलिकॉन के साथ तो बोरॉन करता है, तो बेरिलियम के साथ एल्यूमिनियम करता है। उसने कहा बेरिलियम के साथ सिलिकॉन करता है और गलत ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ली ऑप्शन जो कि मेरा आंसर है, जो मैंने एक्सेप्ट ऑप्शन में यानी इनकरेक्ट ऑप्शन में चूज करना था, ये स्टेटमेंट है। और नंबर डेल्टा पढ़ते हैं तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ द 2A ग्रुप्स। ठीक है, सही कह रहा है। सो चार्ली ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर। Question number 83 students, which of the following transition metal ion has the maximum number of the unpaired electrons? My dear students, transition elements की सारी केमिस्ट्री अपने जहन में रखें। आपको पता है जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ा था तो उसमें मैंने ऑर्बिटल फिलिंग की बात करवाई थी, टीच किया था, ट्रेन किया था आप लोगों को। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो मैं रिवाइज करने जा रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो 4s में यानी s में ns में ऐड होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन निकाले भी जाते हैं
तो फिर भी s में से पहले निकाले जाते हैं। ns में ऑर्बिटल फिलिंग की रीजन क्या थी? हमारे पास n+l रूल का एविडेंस था ना, हमारे पास एनर्जी थी ना, दैट्स व्हाई अब ऑर्बिटल फिलिंग उसमें हो रही है। गॉट इट। अच्छा 3D की केमिस्ट्री में अब जब उसकी एनर्जी हायर फिल अप होता है, वो जब नीचे आ जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बढ़ने की वजह से हमारे पास s सबशेल एक्सीड कर जाता है, अबव हो जाता है। सो अब अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी s में से पहले निकालोगे। सादा लफ्जों में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर रहे हैं तमाम रूल्स के मुताबिक, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक, ऑफ बॉ प्रिंसिपल के मुताबिक, हुंड्स रूल के मुताबिक, ये तमाम ऑर्बिटल फिलिंग कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। हम चूंकि FLP कर रहे हैं, सो आई एम पुटिंग माय एनर्जी इन डिटेल ऑन एवरी क्वेश्चन, एवरी रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पहले s इलेक्ट्रॉन फिल होगा और अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो भी s में से निकाले जाएंगे। अब उसने मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दी, जिसमें से मैंने जो आंसर चूज किया है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है। देखें क्वेश्चन नंबर 83 में मैंने कोबाल्ट को मार्कअप किया है। आप इसमें तमाम जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भी फिलिंग कर सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर्स का पता है, आपको 3D सीरीज याद है, उसके अंदर 21 से लेकर अप टू द 30 जिंक 30 तक आप लोगों को ऑर्बिटल फिलिंग की केमिस्ट्री, आपको एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि कॉपर और क्रोमियम में, उसका भी पता है। तमाम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखें। अब सिंपल उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि बताओ किस आयन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वॉच दिस, मैंने इसको फिलअप किया। अगर मैं कोबाल्ट 27 को नॉर्मल लिखता, +2 ना लिखता, तो यहाँ पे 4s2 होता, बट उसने +2 कहा, तो नो नीड टू वरी अबाउट। ये जो मैंने सारी डिटेल आपके सामने डिस्कस की है सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई आप डी सब शेल में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, आप पहले इलेक्ट्रॉन s सब शेल में से निकालेंगे। ठीक हो गया। तो जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, जो इसके 27 की कॉन्फ़िगरेशन यहां पे थी वो अनअफेक्टेड रहेगी। और मैं काउंट करता हूं 1 2 3, मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं इसके अंदर। मैं बाकी ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका आंसर चार्ली है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता जिंक 30 की, जिंक 30 +2, तो इसमें D10 होता है ना, G+2 का मतलब क्या है कि s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो मेरा आंसर ना हुआ। अगर मैं निकल 28 की बात करता हूं तो डेफिनेटली 27 के बाद 28 आता, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं बजाय 3 के। कोबाल्ट 27 था, उसमें 3 थे। क्लियर है ना। निकलेंगे s में से इलेक्ट्रॉन। जब s में से इलेक्ट्रॉन मतलब d को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो जो d की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगी। सो इन तमाम चीजों को ज़हन में रखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर चार्ली I discussed about. Next question, question number 84 है, which pollutant present in the exhaust fumes of an internal combustion engine, ठीक है, has an element, ठीक है, +2 oxidation state है and an odd number of electrons in one molecule. Well, my dear students, ऐसा सवाल ये MDCAT का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है। अब पहले तो मैं सिंपली इन 4 ऑप्शंस में से देखता हूं कि भाई किसमें जो नॉन मेटल है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वो मैं जब फॉर्मूला देखता हूं तो मुझे क्लियर होता है कि अल्फा में कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन +2 शो कर रहा है, और मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड NO में भी कार्बन +2 शो कर रहा है। तो +2 की मैटर की क्लैरिटी के बाद अब मेरे पास कंपटीशन 4 ऑप्शन से हटके 2 ऑप्शंस पे आ जाता है। अब मैं देखूंगा कि किसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिंपल एटॉमिक नंबर मिक्स इन कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। मैं अगर अल्फा ऑप्शन देखता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके 8 और 6 हैं। अगर इनको सम अप करें तो आंसर आता है 14। ये ऑड नहीं है, ये इवन है। उसने कहा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर अल्टीमेटली मेरे पास चार्ली ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड आंसर बनता है। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 + 7 15। सो माय डियर स्टूडेंट, पेपर आपके सामने है, चार्ली ऑप्शन आप इसको चूज करेंगे, जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है, 15 है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है आपके सामने स्टूडेंट्स। What are the oxidation number of the chromium in the compound chromium sulfate Cr2SO4 whole thrice chromium sulfate, ठीक है, and K2Cr2O7। अच्छा, क्रोमियम सल्फेट, इसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी सॉल्व किया फॉर योर कन्वीनियंस। आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, सिंपली जैसे मैंने क्रोमियम सल्फेट लिखा तो मैंने देखा कि सल्फेट के नीचे यूनिट 3 है
ऑफ कोर्स क्रोमियम सल्फेट। तो यहीं से मुझे कंफर्मेशन हो जाती है कि क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, क्योंकि जब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोलेकुलर फार्मूले में लिखी जाती है तो इंटरकन्वर्ट हो जाती है, एक दूसरे की बॉटम पे क्रॉस फॉर्म में जाके एडजस्ट होती हैं। वैसे मैंने कैलकुलेट करके भी बता दिया, एक सल्फेट -2 होता है, 3 सल्फेट हैं, तो इस यूनिट पे टोटल -6 चार्ज होगा जी, -6। अब इसके जो पॉजिटिव पार्टनर है, जो मेटल आयन है, उस पे +6 चार्ज होगा न्यूट्रल यूनिट में ना, ठीक है। अब क्रोमियम के तो 2 एटम्स हैं, पूरे यूनिट पे +6 था, और एक मतलब के क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, तो आप +6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, दैट इज +3। तो यहां पे क्रोमियम +3 है। K2Cr2O7 यहां पे देख लें, ऑक्सीजन में -2 होता है, टोटल 7 है, तो टोटल -14 हो गया। अब पोटेशियम +1 होता है, 2 है तो +2 हो गया। अब देखें ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन -14 है, ये +2 है, तो मतलब उसमें से -12 बाकी बचता है ना, तो -12 को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास क्रोमियम के ऊपर +12 आएगा। वंस अगेन सेम थिंग, क्रोमियम +12 है, इसके टोटल 2 एटम्स हैं, तो एक एटम पे कितना चार्ज होगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 12 डिवाइडेड बाय 2 +6। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रोमियम +3 एंड क्रोमियम +6 इज माय आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। सो आप लोगों के पास जो ऑप्शन बचती है क्वेश्चन नंबर 85 में, दैट इज द बीटा ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, MDCAT में फुल लेंथ पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसमें अब आप लोगों की मेंटल मैच्योरिटी और स्मार्ट वर्किंग इतनी स्ट्रेंथन हो जानी चाहिए, वो आपको ये सेम क्वेश्चन कर दे, अगर ऑप्शंस भी +3 और +6 दे दे, अगर वो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट कर दे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को पहले पूछ ले, क्रोमियम सल्फेट को बाद में पूछ ले, तो फिर आप 6+3 जो तरतीब आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है, आपने उसके मुताबिक अपने आंसर को चूज करना है। ये क्लियर अपने जहन में रखना है, जिस तरतीब से उसने फार्मूलाए दिए हैं, उसी तरतीब से जो ऑक्सीडेशन स्टेट की तरतीब उसने बताई, आपने उसको फॉलो करना है, तो रिस्पेक्टिव ऑर्डर को सस्टेन करना है आप लोगों ने। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट, माय आंसर इज द बीटा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, यस, किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए जो हमने वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में वो तमाम फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 4 सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हमने डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। और हमारे MDCAT के सिलेबस में इंडस्ट्रियल जो मेथोडोलॉजी थी उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में मैंने बात की, एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन कहता है फॉर द प्रोडक्शन, उसने मुझे 3 इक्वेशंस दे दी हैं, हाँ ठीक है। पहले बर्नर में सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, फिर हमारे पास कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रही है, फिर हमारे पास एब्जॉर्प्शन टावर में SO3 + H2O। क्या हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO3 और H2O को ऐड करते हैं? हम नहीं करते। क्यों? रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाता है, तो हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं, हम ओलियम बनाते हैं H2S2O7। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ये 3 इक्वेशंस मैंने पढ़ ली, आपने रिलेटेड पॉइंट्स को भी शेयर किया। अब मैं पूछता क्या है, कहता विच स्टेटमेंट अबव दिस प्रोसेस इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं जी। कहते हैं द फर्स्ट स्टेप, अ लार्ज एक्सेस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर इज यूज्ड टू इंप्रूव द यील्ड। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, अंडर हाई प्रेशर एंड द लार्ज एक्सेस ऑफ एयर improve the yield। अच्छा, इसमें हम एक बात जानते हैं कि रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, तो अगर हमने यील्ड को इंप्रूव करना है तो ना सिर्फ हमें एयर की अमाउंट बढ़ानी है, बल्कि असल जो फैक्टर है हमने टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना होता है। बारह मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ता हूँ। अगर मैं बीटा ऑप्शन की बात करूँ तो 2 of the 3 stages have equilibria। वेल इक्विलिब्रियम तो हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह इक्विलिब्रियम सस्टेन करेगा, तो 2 out of 3 से क्या मुराद है, हमारे पास तमाम में इक्विलिब्रियम सस्टेन किया जाता है। हमने करेक्ट ऑप्शन देखनी थी। चार्ली में कहते हैं ऑल 3 स्टेजेस आर एक्सोथर्मिक। यस, दिस इज माय आंसर, ऑल दीज 3 स्टेजेस आर एक्सोथर्मिक। अब इसमें इसने जो नंबर 3 इक्वेशन दी थी ना, जिसमें ये वाटर ऐड कर रहा है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की, ठीक है। उसने सही स्टेटमेंट पूछी, हाँ भाई H2 ऐड करें, H2SO4 बनता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। अगर आप H2SO4 ऐड करें फिर भी एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन कंट्रोल्ड एक्सोथर्मिसिटी होती है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, द सुटेबल मोस्ट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन। पेपर आपके सामने, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन आयरन 56 एंड 26 विल बी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसको फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया फॉर योर रिवीजन, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने कहा आपको रिवाइज करवा दूं और कुछ नाम भी आपके साथ शेयर कर लूं जो कि मैंने लेक्चर्स में बताए हुए हैं।
अब यहाँ पे मैस नंबर लिख दूं या न्यूक्लियन नंबर लिख दूं, ये मैंने नाम भी रिवाइज कर दिया। ए लेवल्स में न्यूक्लियन नंबर क्लैरिटी के साथ है, एफएससी में भी आपको पता होना चाहिए कि जो मैस नंबर होता है जिसे एटॉमिक मैस भी कहते हैं उसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। क्लियर है? ओके तो न्यूक्लियन नंबर में से माइनस कर दें प्रोटॉन नंबर, जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। ठीक है, तो सिंपल आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं, यू आर गेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ रहा है 30। वेरी सिंपल, उसने आपको सब कुछ बता दिया है, यहाँ पे आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना था, मैंने रिवाइज कर दिया और इंपॉर्टेंट वर्डिक्स भी बोल रहे हैं जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है अल्फा 30। वेरी सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 88, स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट एक्सेप्ट। खूबसूरत सवाल है, आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में और ब्लीचिंग में जब हमने पढ़ा था तो मैंने डिटेल में बताया था कि टेम्परेरी ब्लीचिंग भी होती है, परमानेंट ब्लीचिंग भी होती है। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओजोन, यस परमानेंट ब्लीचिंग। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं जी, ब्लीचिंग इज ऑक्सीडेशन, परमानेंट ब्लीचिंग इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? परमानेंट ब्लीचिंग इज ऑक्सीडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं। ओजोन ऑक्सीडेशन करता है। बीटा हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, बिल्कुल जी ये परमानेंट ब्लीचिंग करता है। और अवेलेबल फ्री क्लोरीन जो अब हम जो यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, दैट क्लोरीन इज आल्सो फंक्शनिंग एज अ परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। और आपको पता है ना, जो ब्लीचिंग परमानेंट है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये जो डेल्टा ऑप्शन है ना SO2, ये टेम्पररी ब्लीचिंग करती है। SO2 इज माय आंसर, ये परमानेंट ब्लीचिंग नहीं करती, ये रिडक्शन करती है। SO2 ऑक्सीजन को गेन करती है, जो सिस्टम में से ऑक्सीजन को रिमूव करती है, डेफिनेटली कलर तो रिमूव करता है, लेकिन जैसे ही वो मटेरियल जिसको ब्लीच किया गया होता है उसको एयर में रखते हैं, वो अपनी ऑक्सीजन एयर से दोबारा गेन कर लेता है, तो वो पिगमेंट दोबारा बन जाता है। ब्लीचिंग नहीं होती, एकदम वो कलर दोबारा आ जाता है, टेम्पररी ब्लीचिंग होती है। तो SO2 इज माय आंसर, दिस इज द टेम्पररी ब्लीचिंग यूनिट। क्लियर है? सो ये आपने ध्यान में रखना है। तमाम रिलेटेड बातें बड़े सिंपल वे में, क्लियर वे में बार बार रिवाइज की जा रही हैं, बिकॉज दिस इज the full length paper, important paper. Clear? So delta option is my answer. My dear students, question number 89 है, be confident about your questions and answers. Statement कहते हैं all of the following are examples of nucleophiles. What do you mean by nucleophile? Nucleus lover. अच्छा, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिव होता है या इलेक्ट्रॉन मतलब एफिशिएंट होता है। अब सुने, मैंने ये जो वर्ड बोला ना, हर नेगेटिव एंटिटी न्यूक्लियस लवर तो है, न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जो कि न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे वाटर H2O, जैसे अमोनिया NH3, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी है, जैसे लॉन पेयर जिन में बात की इनमें, तो दे आर न्यूक्लियस लवर, दे आर फाइंडिंग समथिंग विच इज पॉजिटिव सो दैट दे कैन डोनेट देयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टू दो स्पीशीज। अब न्यूक्लियोफाइल उसने स्टेटमेंट कहा, उसने कहा कि मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं जो सारे न्यूक्लियोफाइल हैं सिवाय एक के जो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, मैं आंसर करता हूं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कार्बन A9 नेगेटिवली चार्ज, यस इट इज न्यूक्लियोफाइल। इथीन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल में पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए थे? मैं रिपीट करता हूं रिलेटेड एमसीक्यूज में, अल्कीन्स और अल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, क्योंकि इनमें पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज्ड होता है और इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन लवर यानी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, तो जिस पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अल्कीन एंड अल्काइंस आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है रे, हमने देखना है जो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आपके सामने स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया 12 लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये एमडीकैट के क्वेश्चंस हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल नॉन पोलर है, लेकिन इंटरनली ये पोलर होता है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का स्ट्रेचिंग किया होता है, लेकिन दोनों साइड पे स्ट्रक्चर्स की वजह से अब इस यहीं से मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि वो कार्बन जिसके दोनों साइड पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेता है, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं होता। कार्बन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है इंटरनली। ठीक है, ओवरऑल तो इफेक्ट डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है, नेट इफेक्ट इज जीरो, दैट इज नॉन पोलर ट्रू, बट कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिमिलर लाइक SO3।
अब जानते हैं ना न्यूट्रल SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसमें भी ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, लेकिन सल्फर की हाईली पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूट्रल SO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल सिमिलरली एज कार्बन डाइऑक्साइड इज, सो इट्स नॉट माय आंसर, इट इज माय आंसर, इट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये मेरा आंसर है। उसने क्वेश्चन किया था बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मैं डेल्टा ऑप्शन देखता हूं, एमोनिया इसके पास लॉन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर चार्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है विच सब्सटेंस डज नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस। अच्छा, कौन सा सब्सटेंस पॉइजनस गैस जनरेट नहीं करता व्हेन बर्न्ड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, अब देखते हैं। अल्फा ही मेरा आंसर है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा, क्या बनाएगा, एक ही ऑप्शन है वाटर वेपर्स H2O। ये पॉइजनस तो नहीं होता। उसने पूछा बताओ मुझे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस द पॉइजनस गैस। यस, अल्फा इज माय आंसर। हाइड्रोजन पॉइजनस गैस नहीं, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर वेपर्स नहीं, ये पॉइजनस नहीं होते। बीटा मीथेन, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, जहां पे भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो प्रोपीन भी हाइड्रोकार्बन है। सल्फर बर्न होती है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है SO2 वगैरह। ठीक है, सही कह रहे हैं। सो इसमें से ये तीनों जो बीटा, चार्ली और डेल्टा पॉइजनस ऑक्साइड्स बनाते हैं, गैस बनाते हैं डेफिनेटली, जो कि हर्ट करती है, डैमेज करती है, बट अल्फा नहीं करता। सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स, अच्छा, अल्कीन्स प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। बहुत खूबसूरत सवाल है ये, मैंने पहले भी एक टेस्ट में डिस्कस किया था, अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, वही उसको मॉडिफाइड फॉर्म में पूछा गया है। वहां पे जो मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था मैं दोबारा करता हूं आप लोगों के लिए। वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 91 में मैंने आंसर चूज कर दिया क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझे वो मॉलिक्यूल टारगेट करो जो एक कीटोन बनाए और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए। ओके, मैंने कहा था कि अगर मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे उसने इथीन की मिसाल दी है, हम इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे हॉट अल्कलाइन के फोर सोल्यूशन में, वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच हैं और दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ये एक ही सूरत बनती है इथीन की। हाँ, अगर एक ऐसी अल्कीन है जिसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक दूसरी अल्काइल चेन मौजूद है, तो फिर मेरे पास क्या बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। ठीक है, और अगर मेरे पास दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है और कार्बन के ऊपर अल्काइल चेन अटैच हैं, तो वॉच दिस, जिस कार्बन के ऊपर दो अल्काइल चेन्स अटैच हैं वो कीटोनिक बॉडी बनाएगी, और जिस कार्बन के ऊपर एक अल्काइल और एक H है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज दिस H इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू OH और इसके साथ ऑक्सीजन आके लग जाएगी। जहां पे डबल बॉन्ड क्लीव करेगा वहां पे ऑक्सीजन तो लगनी ही है। यहां पे इस सूरत में मेरे पास कीटोन बन जाएगी और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सो इन ऑप्शंस में जो क्वेश्चन नंबर 91 मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, पेपर आपके सामने है, उसमें जो स्ट्रक्चर है, चार्ली इज माय आंसर। समझ आ गई ये तमाम बातें। और लेट्स इमेजिन अगर मेरे पास, जैसा कि वो कह रहा है डेल्टा ऑप्शन में, तो डेल्टा ऑप्शन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा अंडर द सेम कंडीशंस, तो मेरे पास दोनों कीटोन्स बनेगी। क्लियर हो गया। सो मैं रिवाइज कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट की रिवीजन वाला टेस्ट है। मेरे पास अल्फा में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, मेरे पास बीटा में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, बस, कोई कीटोन नहीं, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं। चार्ली मेरा आंसर है, एक कीटोन बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और डेल्टा में मेरे पास दोनों कीटोन्स बनेगी। क्लियर हो गया। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेंस। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्नैच करने की टेंडेंसी होगी वो अपने आप को रिड्यूस करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। और इसका मतलब क्या है? जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, खुद को रिड्यूस करने का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी होगी। ये जितनी भी लाइंस बोले हैं इनमें से 4-5 MDCAT के MCQs की प्रैक्टिस होती है। अब अगली बात सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। विच रिएक्शन इज पॉसिबल? वेल माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, इक्वेशंस नहीं है, मैं इसको देखता हूं।
तो आयोडीन तो क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकी। अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल रिप्लेस द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, वो वीकर वाले को रिप्लेस करेगा ना। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ये रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। बीटा इज माई आंसर। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है आयोडीन से, ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है आयोडीन से। ब्रोमीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन, इट कैन रिप्लेस द आयोडीन, और ये रिएक्शन हो जाएगा। बहुत खूबसूरत सवाल, बीटा ऑप्शन इज माई आंसर। बाकी इसी कॉन्सेप्ट को सुने, चार्ली और डेल्टा इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वीकर स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्गर वीकर को रिप्लेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 93, which of the following is correct order of the reactivity when carbon oxygen bond breaks in alcohols? But dear students, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी बात सुने। हम जानते हैं कि जब अल्कोहल्स दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है। अगर अल्कोहल्स में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे तो अल्कोक्साइड आयंस बनते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बोकेटाइंस की बात करें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी की निस्बत जल्दी बन जाते हैं। मतलब क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइंस का बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बनाओ तो वो जल्दी टूट जाता है जी। अब पहला बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन उतनी जल्दी बनेगा, प्राइमरी लेट बनेगा। तो जो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो दूसरा बॉन्ड जल्दी बनाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। सो अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो टर्शरी कार्बन जो है, जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव और प्राइमरी आर द लीस्ट रिएक्टिव। तो इसमें मेरे पास जो है ना वो अल्फा आंसर बनता है। इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट भी सुन लें। अगर वो सेम स्टेटमेंट में माय डियर स्टूडेंट्स कह देता क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर अल्फा है, बट आई एम आस्किंग अनदर क्वेश्चन। अगर अल्कोहल्स का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता तो मेरे पास अल्कोक्साइड आयन बनते। अब अल्कोक्साइड में प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन जल्दी बनता है, प्राइमरी अल्कोक्साइड आयन ज्यादा इजी बॉन्ड तोड़ देता है और टर्शरी नहीं तोड़ता, रिवर्स फिनोमेनन हो जाता है। अगर अल्कोहल्स का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है। अगर अल्कोहल्स का जो मेरा क्वेश्चन था कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटे तो टर्शरी अल्कोहल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में रखिएगा, क्लियर है। So alpha is my answer. Question number 94 dear students. Statement है कि absolute alcohol can be obtained by redistillation of the rectified spirit in the presence of. But dear students, हमने fermentation पढ़ी थी, जब alcohols पढ़ रहे थे, हमने ethyl alcohol को बनाया था, हमने कहा था by the fermentation maximum percentage हम 12 to 14 अचीव करते हैं, उससे ज्यादा फिर हमारे पास yeast cell die हो जाता है। मैं रिवाइज कर रहा हूँ सारी बातें। फिर आप उसकी redistillation, distillation, redistillation, water distillation करते हैं until and unless you are getting the 95% alcohol rectified spirit. But if you want to get the 100% absolute alcohol, what you will do, you will perform the lime distillation. You will use the calcium oxide, the quick lime, which has the tendency to absorb the water from the 95% alcohol to generate the 100% pure ethyl alcohol. So lime distillation करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अल्फा इज माय आंसर। क्विक लाइम यूज करेंगे, वेरी सिंपल, नाम भी बता दिया, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेजर कॉज ऑफ द एसिड रेन। एग्जैक्टली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। और यहां पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बता दूं, परमानेंट एसिड रेन, उसमें ये सल्फर डाइऑक्साइड यूज होती है। टेम्पररी एसिड रेन में क्या यूज होता है, मैंने बताया था HCl। Permanent acid rain due to the sulfur oxides in the nitrogen oxide, but the temporary acid rain is because of the HCl। volcanic eruption से बाहर आता है, पता होना चाहिए। और सल्फर के ऑक्साइड भी 67% बाय द वोल्केनिक eruption आते हैं। ये तमाम इंपॉर्टेंट MCQs मैं लाजमी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, बिकॉज यू आर गोइंग टू परफॉर्म द फुल लेंथ पेपर। वॉच दिस। ओके, वो कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन एक्सेप्ट। अच्छा जी, हमने कहा था एसिड रेन तो हर चीज को अफेक्ट करती है, सॉइल की लीचिंग कर देती है, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, मेटल्स तक को डिस्ट्रॉय करती है। अब देखते हैं वो कह रहा है क्या काम नहीं करती, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, अल्फा में कहता है इट वॉशेस अवे द यूजफुल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, जिसको हम लीचिंग कहते हैं। लीचिंग इज द फिनोमेनन व्हेन द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग इरेज्ड बाय द एसिड रेन फ्रॉम द फर्टाइल लैंड। गॉट इट, अल्फा है। It does not damage the metallic structure. Who says it damaged the metallic structure?
ये कह रहा है डज नॉट डैमेज द मेटालिक स्ट्रक्चर, तो यही मेरा आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट है, इट डैमेज द मेटालिक स्ट्रक्चर्स। सो बीटा इज माय आंसर। चार्ली भी ठीक है, डेल्टा भी ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, डियर स्टूडेंट्स, the pH of the unpolluted rainwater is very simple question, 5.6, पॉपुलर क्वेश्चन, अनपोल्यूटेड रेन वाटर 5.6 होता है। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा, वो रेन वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, हालांकि एसिडिक ऑक्साइड है, वो रेन वाटर जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो वो अनपोल्यूटेड रेन होती है। जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, उसकी pH लेस देन 5 हो, दैट इज द एसिड रेन। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। बट अल्फा इज माय आंसर। Next question, question number 97. Which one of the following is a primary pollutant? You better know what are the primary pollutants which directly goes in air and affect the human health or the environment. Yes, they are primary pollutants. And there are certain kind of the pollutants which goes in the air and combine with other pollutants to form another kind of the pollutant which is going to damage the health. That is the secondary pollutant. प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट से मिलकर बनते हैं। सो वेरी सिंपल, अगर मैं HNO3 की बात करूं तो हवा में मौजूद जो H2 है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन की बात कर रहे हैं, एसिड डेपोजिशन की बात कर रहा है, ठीक है। H2SO4 में भी सेम कॉन्सेप्ट, H2CO3 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, दे आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और डेल्टा इज माय आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्राइमरी पोल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, it is odorless, it is highly poisonous, it clots the blood, it kills the person, it called silent killer. Carbon monoxide is called as quiet killer or the silent killer. It is lighter than air, 3 times lighter than air. ये सारे MDCAT के MCQs मैंने रिवाइज किए हैं for you people. And one most important thing, carbon monoxide is not acidic in nature, it is neutral. Very important, इसकी क्लैरिटी A levels में है और FSC में भी बात की गई है। मैंने कहा था दो बातें सुन लें, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं NO और CO, ये दो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं और हम जानते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बट दीज टू नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल टू द लिटमस, ये न्यूट्रल होते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर था क्वेश्चन नंबर 97 का। 98 की बात करने जा रहा हूं। व्हेन प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल इज हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उसमें टार्टारिक एसिड होता है, बेसिक मीडियम में ऑपरेटिव होता है। फैलिंग सॉल्यूशन इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ मिलकर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के कीटोन्स के साथ रिएक्शन नहीं करता। सारी बातें रिवाइज कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है देयर इज अ कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज, नहीं, a color changes from blue to the brick red. Yes, this is the answer. Copper sulfate, blue vitriol, definitely, and it's forming the brick red precipitate of the Cu2 or cuprous oxide. ये मेरा आंसर है, बड़ा सिंपल आंसर, और इससे रिलेटेड जितनी बातें मैंने बोली हैं ये भी MDCAT के क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डन। अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर सारी करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स हम करते हैं ना, एल्डिहाइड कौन सा, एल्कीन कौन सा, एल्केन कौन सा, अल्कोहल कौन सा, मरकैप्टो क्या है, वगैरह वगैरह, तो दोनों बेसिस पे करते हैं। चार्ली इज माय आंसर, बोथ ए एंड बी, इन दोनों की बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 100, 100 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में लिंक किया था। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। हमें तो नहीं याद वेपर प्रेशर की वैल्यू, हाँ मुझे बॉइलिंग पॉइंट्स का पता है। जैसे वो कहते हैं ना, अल्फा में प्रोपेनॉन की बात कर रहा है, प्रोपेनॉन, इसका दूसरा नाम एसीटोन, इसका तीसरा नाम डाइमीथाइल कीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मेरे पास वो इथॉक्सी ईथेन की बात करता है, डाईथाइल ईथर। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ईथर्स में इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इनका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? तो अभी यहां पे हिंट डिस्कस कर रहा हूं, मैं रिवाइज कर रहा हूं हर कॉन्सेप्ट को। चार्ली में कहता है एथेनॉल 78.5 होता है इथाइल अल्कोहल, और ये जो इथेन डायोल है जिसे इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं, इसका 197 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें 2 H ग्रुप पाए जाते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। सो यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात जानना चाह रहा हूं कि किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है।
इनवर्स रिलेशन है ना। सो मेरे पास जो बीटा ऑप्शन है दैट इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट चूंकि सबसे कम होता है इसलिए उनका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। सो इथॉक्सी ईथेन या डाई इथाइल ईथर, you listen my words, I'm repeating the original crux of whole chemistry study of MDCAT. I'm revising, try to follow the lines and try to keep in your mind every concept. Question number 101. The paramagnetic character of the substance is due to the presence of the unpaired electron. From where we are getting this concept? We have studied the chapter number 6 first year chemistry in which we are talking about the molecular orbital theory. We have also studied the data in the chapter number 6 of the second year chemistry when we were talking about the transition element, the paramagnetic character. What do you mean by paramagnetism? The attraction by magnet. If it is, that substance is paramagnetic. And if an element or molecule is not being attracted by the magnet, that is diamagnetic. And the reason of the paramagnetism is the spin, similar spin quantum number. अगर आपके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल है तो आपके पास वो पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि उसकी वजह से उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मौजूद नहीं है, वो अपना एक पॉजिटिव प्लस हाफ या नेगेटिव हाफ शो कर रहा है। डेफिनेटली यू आर गेटिंग द आंसर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा एक एटम का या मॉलिक्यूल का। क्लियर है? वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 102 है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम। हाँ, एक्टिव मेटल के साथ जब HCl dilute एसिड का रिएक्शन करते हैं बिल्कुल बनती है। कहता है हाउ मच अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। उससे पहले मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा था जब हम ये कैलकुलेशंस पढ़ रहे थे कि हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। जब हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेंगे, विद इन सेकंड्स वी विल आंसर द क्वेश्चंस। ये MDCAT के ट्रिक्स थे। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, जिसे रिपीट किया। कैल्शियम प्लस 2HCl कंबाइन करके कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना। पहले मैं इसमें स्टैंडर्ड सेट करता हूं क्योंकि इसमें से मैस रिलेशनशिप पूछा है। तो मैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम का मैस 40 ग्राम होता है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 ग्राम हाइड्रोजन बनाती है। उसने कहा भाई अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन बनानी हो विद इन 3 सेकेंड्स यू कैन आंसर। आपने इसे डबल किया, इसको भी डबल कर दो, 80 ग्राम। 80 ग्राम इज माय आंसर। वेरी सिंपल। सो ऑन द बोर्ड यू कैन सी दैट कि मेरे पास 40 से 80 कर देंगे, डबल कर देंगे तो 2 से 4 जो डबल अमाउंट है वो जस्टिफाई हो जाएगी। वेरी सिंपल। इसमें कोई ह्यूज कैलकुलेशंस नहीं करनी बिकॉज दिस इज MDCAT। आई एम टेलिंग द सेम थिंग। इसमें आप लोगों को पता लगता है कि आपने कैसे सॉल्व करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शंस में से है डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 103 है, टेबल दिया गया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको कहा था ना कि आप लोगों को पीएच वगैरह का आइडिया होना चाहिए, मेमोराइज करना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसने ब्रेड की पीएच पूछी है, 5.5 होती है। सही है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ मुझे पता है, आपको भी याद है, आप आंसर करेंगे। इनकरेक्ट चूज करनी है। डज नॉट मैच जो करिए। मिल्क 6.5 ठीक है, मिल्क भी सही कह रहे हैं। गैस्ट्रिक जूस 2 होता है, ठीक है। और सी वाटर इट रेंजेस फ्रॉम 8.2 टू 8.5 नॉट 7.5, ये गलत कह रहा है। सी वाटर की अल्कलाइन पीएच होती है, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा वो बेसिक मटेरियल होता है। तो ये डेल्टा ऑप्शन मिसमैच है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 इज टॉकिंग अबाउट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन। व्हाट आर द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज? जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, उनमें से एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनाता है, वो दूसरे को इंड्यूस करता है। सबसे पहले फ्रिट्ज लंडन ने ये नोबल गैसेस में हैलोजेंस में फिनोमेनन ऑब्जर्व किया था, नॉन पोलर यूनिट्स में किया था ना। हाँ, तो ये वीकेस्ट वेंडरवाल फोर्स है। वेंडरवाल फोर्सेस 3 तरह की होती हैं। डायपोल फोर्स जिसे कीसम फोर्स कहते हैं, दूसरा इंड्यूस डायपोल फोर्स है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक डायपोल दूसरा इंड्यूस हो जाता है, इसको डिबाई फोर्सेस कहते हैं। और तीसरी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, इसमें दोनों यूनिट नॉन पोलर होते हैं। क्लियर है? सो ये आपने अपने ज़हन में रखना है। और उसने जो बात की है आर्गॉन इन लिक्विड स्टेट, यस नोबल गैसेस में सबसे ज्यादा ये प्रोमिनेंट फिनोमेनन है। चार्ली इज माय आंसर। और इसके साथ रिवीजन ऑफ द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 105 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रेडिली एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। खूबसूरत सवाल है। अच्छा, इन ऑप्शंस को देख के यू कैन गेट कंफ्यूज कि भाई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे? हाँ, अगर उसने मुझसे पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ही करना है तो ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि किसके अंदर पॉसिबिलिटी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। आपने कभी Al+4 पढ़ा
हो ही नहीं सकता, नहीं, इट विल नॉट रेडीली रिलीज बिकॉज ये अपने वैलेंस के 3 इलेक्ट्रॉन को कर चुके हैं रिलीज। अब नीचे वाले शेल से इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से निकलेगा, नहीं। कॉपर +2 है हमारे पास, ये एग्जिस्ट करता है। कॉपर +1 होता है, कॉपर +2 होता है, लेकिन कभी कॉपर +3 नहीं पड़ा, ये नहीं होता। चार्ली इज माई आंसर। Fe+2 फेरस आइन है और फेरिक Fe+3 भी जानते हैं, फेरस से फेरिक भी पाया जाता है। सो चार्ली हैज द पॉसिबिलिटी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, सो चार्ली इज माई आंसर। मैग्नीशियम +2 ही पाया जाता है, +3 नहीं हो सकता, क्लियर है, होता नहीं है ना नॉर्मली, लेकिन आयरन Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। सो चार्ली इज माई आंसर। बड़ा खूबसूरत सवाल है, ही ट्राइड टू क्रिएट अ काइंड ऑफ ट्रिक, तो वो आपने बड़ा सिंपली आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 106 पेपर आपके सामने है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, किनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल सही कह रहा है, सही है। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गैसेस की थ्योरी ध्यान में रखें, दोनों पॉइंट उसी से हैं। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं किनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरेक्शन कम हो जाती है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं। किनेटिक एनर्जी बढ़ी, किनेटिक टेम्परेचर बढ़ा, किनेटिक एनर्जी बढ़ी और गैस मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हो गई। सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चार्ली इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 का चार्ली आंसर है, चार्ली। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107। In which of the following pair of the elements first has greater electron affinity? तरतीब याद रखिएगा, मैंने कहा था क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे दो एटम्स के पेयर बताए होंगे, वो कहता है पहले की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है दूसरे की निस्बत। अच्छा, उसको देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है आपको पता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस स्टेट। ठीक हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, वेरिएशन लेफ्ट टू राइट आपको पता है डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज करती है, लेकिन वेरिएशन भी याद रखिएगा 1A और 2A में वेरिएशन आती है, इस तरह 4A और 5A में वेरिएशन आती है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, पीरियड में वेरिएशन का, मैं रिवाइज कर रहा हूं। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी 2A में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस तरह 5A में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, स्टेबल होता है, तो उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी। जो लेफ्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी रिलीज कर रही थी, अब वो कम होती जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आंसर की तरफ आता हूं। अल्फा तो बिल्कुल वो कह रहा है कि जी विच फर्स्ट हैज अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन, हमने ये चूज करना है, तो अल्फा तो नहीं मेरा आंसर बनता, क्योंकि बोरॉन और कार्बन में ट्रेंड वेरिएशन नहीं है। उसने कहा पहले की ज्यादा हो दूसरे की कम हो, तो कार्बन की ज्यादा होती है बोरॉन की कम होती है, तरतीब गलत होगी। बीटा इज माई आंसर। सी ऑन द नेक्स्ट बोर्ड, और मैं वहां पे जस्टिफाई करता हूं उस कॉन्सेप्ट को जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। वेल डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 107। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ट्रेंड ऑफ द हैलोजेंस, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है हैलोजेंस में वो सेम होता है। बस बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में आपने होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखना होता है, Cl2 Br2 वगैरह, और जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करनी है तो वो चूंकि एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, आपको सिंगल एटम लिखनी है। क्लोरीन की बारी पहले आती है, फिर ब्रोमीन और थर्ड नंबर पे फ्लोरीन, तो इस और एंड में आयोडीन। इस ट्रेंड को अगर मैं अपने ज़हन में रखता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, देन आई कैन सिंपली आंसर दैट द क्वेश्चन नंबर 107 आंसर इज बीटा। पहले की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन की कम है। और यहां पे मैंने एक और रिलेटेड एमसीक्यू शेयर किया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, देन फ्लोरीन और आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी ट्रेंड है, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का भी ट्रेंड है। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 108। द एलिमेंट फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो क्या करेगा? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट्स एन एटॉमिक प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो एटॉमिक प्रॉपर्टी भी है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा। बीटा इज माई आंसर, वेरी सिंपल, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन इजीली, बीटा। क्वेश्चन नंबर 109 है, Which one of the following element in the electrochemical series is stronger oxidizing agent? Electrochemical series याद रखिएगा, हमने MDCAT के सिलेबस में डिटेल में पढ़ा था। मैं रिवाइज करता हूँ कुछ चीजें। हम जानते हैं टॉप के ऊपर
एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कम होता है और टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्लियर है? जो एलिमेंट सबसे नीचे पाया जाता है उसका मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल से मुराद है खुद को रिड्यूस करना, इलेक्ट्रॉन स्नैच करना। क्लियर है? जो खुद इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो दूसरे से छीनता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज कर रही है। अब उसने इसमें मुझे एलिमेंट्स दे दिए, मुझे याद है, मुझे तरतीब का पता है। अगर मैं चारों एलिमेंट्स को देखता हूं तो डेल्टा इज माय आंसर। इन चारों में से जो क्लोरीन है वो सबसे नीचे पाई जाती है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो डेल्टा इज माय आंसर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको मैंने कई बार बार बताया था लेक्चर में भी कि आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट्स की तरतीब याद होनी चाहिए, वैल्यूज इतना मैटर नहीं करती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। अकॉर्डिंग टू द बॉर्न्स-हैबर साइकिल, ठीक है, इन द सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग enthalpy changes take place, yes, which of the following enthalpy changes has the greater positive? ये बहुत खूबसूरत सवाल है। इसमें इसने सिंपल एक वैल्यूज की बेसिस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन किया है, वो मैं आंसर करता हूं। इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी enthalpy पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, कौन सी enthalpy ऑफ एटोमाइजेशन है, कौन सी enthalpy ऑफ आयनाइजेशन है, कौन सी enthalpy ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये तमाम सवाल कर सकता है इन्हीं एग्जांपल्स के साथ। अब उसने जो क्वेश्चन किया है वो कहता है मुझे बताओ किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। बट डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं सोडियम की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 108 किलो जूल्स पर मोल है, प्लस में आयनाइजेशन 496 किलो जूल्स पर मोल होती है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द क्लोरीन गैस 121 किलो जूल्स पर मोल होती है, आपको पता होना चाहिए। और ये -349 होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की। उसने पूछा है कि मैक्सिमम ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू, तो आयनाइजेशन ऑफ द सोडियम बीटा इज माय आंसर, 496 किलो जूल पर मोल, 121 से भी ज्यादा, 108 से भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 496 है, प्लस में। सो दिस इज अ सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको ये भी याद होना चाहिए। बॉर्न-हैबर साइकिल से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आते हैं, लैटिस एनर्जी के बारे में पूछ सकता है, ये एटोमाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, ये तमाम फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए जो हमने लेक्चर्स में पढ़े थे। बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 111 है, पॉलीस्टाइरीन is an addition polymer, yes we know that it is made of the polymerization of the styrene, बिल्कुल सिंपल है। it is not used to make, uses आगे लेक्चर में भी कहा था, uses बड़े इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कॉस्मेटिक्स बॉटल्स बनती हैं, पाइप्स नहीं बनते, बीटा इज माय आंसर। पीवीसी पाइप्स नहीं बनते, वो पीवीसी पाइप वो तो बनती पॉलीविनाइल क्लोराइड से हैं, स्टायरीन से नहीं बनते। सो मैं बाकी अगर ऑप्शंस देखता हूँ, फूड कंटेनर्स बनते हैं, पैकिंग मटेरियल बनता है, बीटा ऑप्शन, पाइप्स नहीं बनते, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनते हैं। सो 111 का आंसर है बीटा। 112 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नॉट यूजफुल फॉर द पैडी राइस फील्ड्स? पॉपुलर क्वेश्चन। पैडी फील्ड्स के लिए दलदली जमीन में हम कभी भी यूज नहीं करते अमोनियम नाइट्रेट को, जिसमें 33 से 33.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि पैडी फील्ड में मौजूद बैक्टीरिया इसको एज अ फूड यूज करते हैं, और जो नाइट्रोजन सॉइल को मिलनी चाहिए वो हवा में एज अ वेस्ट उड़ा देते हैं। ठीक है, सो पैडी फील्ड्स में हम अमोनियम नाइट्रेट को यूज नहीं करते। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। 113 क्वेश्चन है, 113 नंबर सवाल कहता है गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड विद अमोनिया इन द वॉल्यूम ऑफ 1 to 2 इन अ रिएक्टर टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बामेट बनता है। अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है, मैंने इक्वेशन सॉल्व भी की है ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 113 है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स अमोनिया, ये दोनों मिलते हैं रिएक्टर में, अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। मैंने फार्मूला भी लिख दिया है क्योंकि सवाल को मॉडिफाई कर दे एमडीकैट में, लेट्स सपोज कॉम्प्लिकेशन कर दे आप लोगों के लिए, फार्मूला पूछ ले तो यू मस्ट बी बेटर इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। सो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला भी लिख दिया, आपके सामने इजीली प्रेजेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा आंसर था 113 का, पेपर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 114, electrical conductivity of the graphite is greater in one direction that in the other due to the chapter number 4, and let's talk about the crystallography of our MDCAT syllabus। उसमें हमने पढ़ा था ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? एनाइसोट्रोपी। ये क्या होती है? किसी एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट वैल्यूज देना।
ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और उस इलेक्ट्रिक करंट की जो पैसेज है, कंडक्टिविटी है, ग्रेफाइट की बात कर रहा है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना कंडक्टिविटी की। अब ये क्रिस्टलाइन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, याद है ना सारी बातें। तो उसमें मेरे पास डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, तो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, रीजन पूछ रहा है anisotropic nature, the variation in the similar property by changing the directions of a crystalline solid. amorphous solid में नहीं होती, amorphous solids isotropic in nature होते हैं। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे चार्ली is my answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115. Which of the following is the main source of air pollution? देख लेते हैं भाई। The waste products given out from the chimneys, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है। एग्जॉस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, ये दोनों एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। सो वेरी सिंपल आंसर चार्ली ऑप्शन बोथ है एंड बी विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116. विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक सॉल्ट हैज स्मॉलर वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? अच्छा, क्या मैं मेमोराइज करूंगा, क्या मैं क्रैम करूंगा इन तमाम वैल्यूज को, या एक मैं ट्रेंड फॉलो कर लूंगा? उसने पूछा लीस्ट वैल्यू, उसने पूछा स्मॉलर वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसकी लीस्ट वैल्यू होगी केएसपी की। यस वी नो दैट। अब टॉप टू बॉटम अगर हैलोजेंस के सिल्वर के साथ सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब आयनिक प्रोडक्ट कम हो रही है, मतलब केएसपी की वैल्यू लीस्ट हो रही है। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सो मेरा आंसर क्या होगा? AgI, सिल्वर आयोडाइड, इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। अगर आप इसको फिगर आउट करना चाहते हैं, वैल्यूज को मैंने लिख भी दिया पेपर पे, आप देख भी सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, बोल देता हूं। सिल्वर ब्रोमाइड 5.0 10⁻⁻13, सिल्वर कार्बोनेट, अच्छा ये कार्बोनेट्स की भी बात कर रहे हैं, इसमें भी वो साइज ऑफ एनाइन भी इन्वॉल्व होगा, वो सारा कॉन्सेप्ट। तो 8.1 10⁻12, ठीक है, -13 और -12, हमने लीस्ट वैल्यू देखनी है। सिल्वर क्लोराइड 10⁻10 और सिल्वर आयोडाइड जो मेरा आंसर है दैट इज 10⁻17, लीस्ट वैल्यू। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। अगर वैल्यूज नहीं भी याद होती, माय डियर MDCAT स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू फॉर योर सेक ऑफ द कॉन्फिडेंस, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसकी लीस्ट वैल्यू होगी। उसमें वो तमाम लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, साइज ऑफ एनाइन एंड केटाइन का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचुरल सोर्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड? नेचुरल सोर्स जो नहीं है, वोल्केनिक इरप्शन से होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, नेचुरल सोर्स है जी। नेचुरल सोर्स एमिशन, अच्छा वोल्केनिक इरप्शन भी नेचुरल सोर्स एमिशन है, एक ही बात है। या जैसे जहां पे भी इनकम्प्लीट बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, वहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आती है, जैसे केव्स में से, जैसे फॉर एग्जांपल इन मैनी काइंड ऑफ द सैनिटरी ड्रम्स। सारी बातों में सही कह रहे हैं, नेचुरल सोर्स है। ऑक्सीडेशन ऑफ द मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, हाँ बिल्कुल नेचुरल सोर्स है। हाफ लाइफ भी मीथेन की याद रखिएगा 3 to 7 years। स्टे टाइम इन ईयर, नॉट हाफ लाइफ, स्टे टाइम इन ईयर ऑफ द मीथेन गैस, द नेचुरल गैस, द बायोगैस, जिसे हम पैडी फील्ड गैस भी कहते हैं, जिसे हम मार्श गैस भी कहते हैं, CH4, ठीक है, तो वो भी नेचुरल सोर्स में आता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड हरगिज नहीं बनती। फोटोकेमिकल रिएक्शन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहां पे होता है? पत्तों में। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्लियर है? खूबसूरत सवाल है, MDCAT का FLP चल रहा है, तमाम कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन बेस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 118 डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट? खूबसूरत सवाल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसने दिए मुझे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पहले 4 ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, ठीक है, हम जानते हैं, बट इसके साथ मैंने लेक्चर में वाज़ेह तौर पे बार बार इस MCQ का आंसर करवाया था। मैंने कहा था कि ये ना सिर्फ साइज के केटायनिक साइज पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि पैकिंग पे डिपेंड करता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जितना कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको डिस्टर्ब करने के लिए। अब इनमें से मैं जानता हूं बेरिलियम और मैग्नीशियम हेक्सागोनल है, बाकी तीनों क्यूबिकल है, और मैग्नीशियम टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप टू बॉटम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में पैकिंग लूज होती जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट होगा। एक बात हम जानते हैं ना कि हेक्सागोन लूज होता है, क्यूबिक कॉम्पैक्ट होता है, क्यूबिक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये दोनों उस डिबेट में से तो निकल गए, बेरिलियम और मैग्नीशियम हेक्सागोनल होने की वजह से क्यूबिकल से कम मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। अब इनमें आपस में अगर कंपटीशन आएगा तो मैग्नीशियम की उससे भी लूज पैकिंग है, तो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट
अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे कम होता है? अल्फा इज माय आंसर। वेरी सिंपल, तमाम कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, which of the following species does not have tetrahedral geometry? वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ा था, लॉन पेयर रिपल्शन, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। फिर हमने कहा था कि हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है, और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल का एक टेबल आपको बना के दिखाया था, और व्हाइट बोर्ड पे आपको डिस्क्रिप्शन कर दी थी उसकी। सिंपल बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन से शो करते हैं? AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और वो AB4 टाइप जिसमें 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 4 के 4 बॉन्ड्स पेयर। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसे इंफॉर्मेटिव किया आप लोगों के लिए। 119 क्वेश्चन है, AB4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये सारे बॉन्ड पेयर्स होने चाहिए, क्योंकि वेस्पर थ्योरी में लॉन पेयर ज्योमेट्री को अफेक्ट तो करता है लेकिन शेप में कंसीडर नहीं किया जाता। ये बार बार बोलता रहा हूं, दोबारा बोल दिया। अब NH4 देखता हूं तो लॉन पेयर दे दिया इसने, 4 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पेयर्स आ गए, सिमिलर परफेक्ट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब पर क्लोरिक एसिड का उसने पर क्लोरिक एनाइन की बात की है, ClO4 AB4 टेट्राहेड्रल, सल्फेट AB4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हम जानते हैं इसके स्ट्रक्चर, हमने कई दफा ड्रॉ भी किए हैं अपने लेक्चर्स में, ठीक है। और ये ABC टाइप है, कौन सा? कार्बोकेटाइंस। अब यहां पे आप खाली H लगा दो, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना दो। यहां पे मैंने टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना दिया है, यहां पे तुम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना सकते हो, एक H लगा दो, 2 R लगा दो। कोई भी कार्बोकेटाइन बनाओगे उसमें एट ए टाइम 3 यूनिट्स ही अटैच होंगे ना, एक तो नहीं होगा। AB3 टाइप होगा और उसकी शेप पिरामिडल होती है। सो ये आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है कार्बोकेटाइन डेल्टा, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, as the value of the Kc become larger than अल्फा, मेरा आंसर है मोर प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, आपने बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं कि व्हेन यू एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, तुम्हारा रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन कंपेयर करते हैं, फिर Kc की वैल्यू निकालते हैं। Kc वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Kc की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा है, Kc की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब है डेफिनेटली रिएक्टेंट ज्यादा है, और इनका दोनों का इनवर्स रिलेशन है, Kc का प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे यू विल बी वेरी इजिली एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 121 है आपके सामने, पेपर आपके सामने। द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर मैटर नहीं कर रहा, बड़ा खूबसूरत सवाल है। कांस्टेंट प्रेशर पे, थर्मोकेमिस्ट्री को ध्यान में लाइएगा, बुक 1 में हमारे जो थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड हैं, गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। कांस्टेंट जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज, डेफिनेटली जो एंथैल्पी चेंज होती है उसकी मैं बात कर दे तो मैंने बोल दिया है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करते हैं दैट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी चेंज, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज। और अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करता हूं तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज में आएगी, जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे दैट विल बी द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ये दोनों बड़े खूबसूरत पॉपुलर एमसीक्यू है, मैंने आप लोगों के लिए रिपीट किए हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसका नोमेनक्लेचर है। क्वेश्चन नंबर 122 है, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। यहां पे आपने सिर्फ नंबरिंग को फोकस करना है, फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट नंबरिंग, फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द कार्बोनाइल कार्बन इज क्लोजर यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5, और अब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद चेन का नाम लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप की टोन के मुताबिक ओन ऐड कर देंगे। वेरी सिंपल, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पोजीशन पे है, 4 एमिनो 2 पेंटेनोन। वेल माय डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल दैट वाज। सो इसके मुताबिक मेरे पास अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 123, आइसोब्यूटेन एंड एन-ब्यूटेन शो द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोब्यूटेन
एन ब्यूटेन। अगर मैं आईपैक नेमिंग को कंसीडर करूं तो मेरे पास प्रोपेन, आइसोब्यूटेन में प्रोपेन चेन आ गई, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ गया, और एन ब्यूटेन में ब्यूटेन चेन आ गई। कंपाउंड हैविंग द same molecular formula but differ in the chain length, they are called as the chain isomers and the phenomenon is chain isomerism. So my dear student, alpha option is my answer. Very simple question, you better know, इसको रिवाइज कर दिया। इसके अलावा आइसोमेरिज्म की बाकी तमाम टाइप्स भी आपको याद होनी चाहिए जो कि लेक्चर में बड़े डिटेल्ड वे में डिस्कस की गई है, आपको पता होना चाहिए। अल्फा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 124, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन in 34.2 ग्राम ऑफ द सुक्रोज इज। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने सॉल्व किया है, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन और स्टैंडर्ड डेवलप किया है। आप देखें, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 124 है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन उसने पूछे हैं। मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगर मुझे उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का पता लग जाएगा, मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने मोल ऑफ एटम्स मौजूद हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? माय डियर स्टूडेंट्स ने मुझे सुक्रोज बताया C12H22O11, ठीक है। उसका मोलेकुलर मास मैंने फाइंड आउट कर लिया, 342 होता है। पॉपुलर, यू बेटर नो। गिवन मास कितना है? 34.2। मैंने इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, किसके? सुक्रोज के, जिसको हम डेफिनेटली कंसीडर कर रहे हैं C12H22O11 को। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल। अब सुनो, गौर से देखो, सुक्रोज C12H22O11 जो है, इसका अगर एक मोल होता, अगर इसका एक मोल होता तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम थे? 11। मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.1। सो मेरे पास अगर 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज है तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 1.1। वेरी सिंपल, एक मोल में 11 तो 0.1 मोल में 1.1। सो अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पता लग गए हैं 34.2 ग्राम में। मैंने एटम्स फाइंड आउट करने हैं। मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स को 1.1 को मल्टीप्लाई करता हूं एवोगैड्रो नंबर से, मेरे पास आंसर आ जाता है 6.62 into 10⁻23। गॉट इट? सो दैट इज अल्फा इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर, नो नीड टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चन। आप व्हाइट बोर्ड पे देखें, आपके सामने इसको मैंने जस्टिफाई किया, क्लियर किया, बड़े सिंपलेस्ट मेथड में। यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। क्लियर है? सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, पेपर आपके सामने है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड, बताएं जी, टू द 3 कार्बन एटम्स। क्या होता है? टर्शियरी कार्बन। द कार्बन विच इज अटैच्ड विद द 2 other कार्बन एटम्स, सेकेंडरी कार्बन। द कार्बन अटैच्ड विद द 1 other कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन। एंड द कार्बन एटम अटैच्ड विद नो अदर कार्बन एटम लाइक इन मीथेन, उसे क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी या नर्सरी कार्बन। सुपर प्राइमरी या नर्सरी कार्बन, नॉर्मली आप इसको प्राइमरी ही बोलते हैं, ठीक है। और फिर प्राइमरी कार्बन, देन सेकेंडरी कार्बन एंड देन द टर्शियरी कार्बन। गॉट इट? तो आंसर इज बीटा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 126, माय डियर स्टूडेंट, व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद द एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनता है? मैं आपको बताऊं, हमने रिएक्शंस जब पढ़े थे अल्कोहल के, हमने उसी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को जब 180 पे रिएक्ट करवाया था, डिहाइड्रेशन हुई थी, लेकिन विगोरस कंडीशंस की वजह से एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर मॉलिक्यूल निकला था, अल्कीन्स बनी थी। और अगर 140 पे करते तो ईथर्स बनते हैं। ये दोनों बातें बड़ी हैं, मैं याद रखिएगा। 140 पे ईथर्स बनते हैं, 180 पे अल्कीन। और इसको मैंने सॉल्व भी किया इक्वेशन की फॉर्म में ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड। बट डियर स्टूडेंट्स, 126 की जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने की है, प्रेजेंटेड है, ये देखिए 180 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ही एथेनॉल के मॉलिक्यूल में से अल्फा कार्बन से OH और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करके इथीन बना रहा है। इथीन मेरा आंसर है, मैंने कर दिया है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या कहलाएगा? बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। अगर हम अल्फा देखते हैं तो हाँ, X नेगेटिव की जगह पे OH नेगेटिव लग रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बीटा में RH और NaO और OR, ये बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। हमारे पास X नेगेटिव की जगह OR नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। उसने पूछा बताओ जो नहीं है।
अगर मैं चार्ली देखता हूं तो बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, X नेगेटिव की जगह NH2 नेगेटिव चला जाता है। डेल्टा इज माय आंसर। वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, ये वुड्स रिएक्शन है, अल्काइल चेन को सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ डबल कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। वेरी सिंपल, दिस इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डेल्टा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, along a period atomic radius decrease, अच्छा the gradual decrease in radius is due to, रीजन बताएं क्यों डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मैं चूज कर लेता हूं जो ऑप्शंस हैं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल, वो कह रहा है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इंक्रीज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट द सेम शैलो इलेक्ट्रॉन, और दूसरा बाहर उतने इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, साइज डिक्रीज करता जा रहा है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है विदाउट एनी एनॉमली करता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस डिक्रीज आती है, कहीं पे वेरिएशन नहीं आती। ठीक है, ये ग्राफिकल फॉर्म में भी शो कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 129, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the upper atmosphere, chlorofluorocarbons are broken down to give the chlorine. ठीक है, जो 1 chlorine free radical is going to destroy 100,000 ओजोन molecules, याद है ना। अब वो क्या कहता है, नोट फॉर फ्लोरीन रेडिकल्स। अच्छा, फ्लोरीन क्यों नहीं होता? आपको सिंपल पता है, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 346 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है, वो बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, इस वजह से फ्लोरीन फ्री रेडिकल नहीं बनता। उसने ये क्वेश्चन किया, बड़ा सिंपल सा है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। दिस इज माय आंसर, चार्ली ऑप्शन 129 का। एक और बात याद रखें, मैंने लेक्चर में ही बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह आजकल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 413 किलो जूल पर मोल होती है, ज्यादा होती है। क्लोरीन की 346 किलो जूल पर मोल होती है, कम होती है, जल्दी टूट जाता है, जबकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं टूटते, कोई फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, कोई ओजोन डिप्लेशन नहीं होगी। सो क्वेश्चन नंबर 129 में चार्ली आंसर है। 130 क्वेश्चन है, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स एक्सेप्ट। वेल, इन तमाम रिएक्शंस में उसने एल्कोहल्स एज अ रिएक्टेंट यूज किया है। अल्फा में रिएक्शन देखता हूं तो एल्कोहल का जो बॉन्ड टूटता है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूट रहा है। उसने कहा वो बताओ जिसमें नहीं टूटता। बीटा में भी अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रही है, OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आ रहा है। चार्ली में भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, वेरी सिंपल। Delta is the esterification, my dear student, the popular question. You know, esterification एक ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं है, और इसमें अल्कोहल से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से H रिलीज होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टूटता है। यहां पे वो बात कर रहा है अल्कोहल्स की, क्योंकि उसने हमारे पास जो सारे स्ट्रक्चर हैं अल्कोहल्स के रिलेट किए हैं ना, तो डेल्टा इज माय आंसर। डेल्टा में अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटेगा। सो दैट वाज आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, which of the following element has greater electron activity? Very simple, बीटा ऑप्शन, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और चौथे नंबर पे क्लोरीन की बारी आती है। ठीक हो गया, तो ये भी जहन में रखना है आपने। बट डियर स्टूडेंट्स, तो बीटा फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 132, व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड इज ट्रीटेड विद प्रोपेनॉन, हाँ ये वो रिएक्शन याद है ना, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, अडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है जो विलियम लेफवर्थ ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। अच्छा, इन द बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, हाँ, प्रोपीन साइनोहाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। व्हाट डू वी नाउ कॉल द मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। चार्ली ऑप्शन, वेरी सिंपल, चार्ली। 133 क्वेश्चन, which is the effect of solubility of the carboxylic acid in water by increasing the molecular mass? हमने इसके ऊपर बड़ी बात की थी, मैंने इससे रिलेटेड 3-4 MCQs मैं रिवाइज कर रहा हूं। जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्काइल चेन बढ़ती जाती है, मतलब मैस बढ़ता जाता है, हमारे पास उसका हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है। MCQ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के वीक होने की वजह से उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे मैस बढ़ता जाता है, यानी कार्बन चेन बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, एसिडिटी भी डिक्रीज होती जाती है।
तो ये तमाम बातें रेलिवेंट है, याद रखिएगा। तो उसने मुझे कहा कि उसकी सॉल्वेबिलिटी को क्या होता है, तो बीटा ऑप्शन इट डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 134 है, आइडेंटिफाई विच इज नॉट द यूज ऑफ एथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का जो यूज नहीं है, गॉट इट। इट इज यूज एज कोगुलेंट फॉर द लैटेक्स इन द रबर इंडस्ट्री। बिल्कुल, ये लैटेक्स की कोगुलेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, हार्ड करने के लिए, कोगुलेशन मीन उसको जमाने के लिए होता है यूज। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक पॉलीविनाइल एसीटेट। बिल्कुल उसमें यूज होता है पॉलीविनाइल एसीटेट। तो एसीटेट यूनिट एसिटिक एसिड से आता है। इट इज यूज इन द मेडिसिन एज लोकल इरिटेंट। बिल्कुल इसका यूज है, बड़ा क्लियर यूज लिखा हुआ है। इट इज नॉट यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर एडिबल मटेरियल्स। माय डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव मटेरियल, ठीक है। फॉर, जैसे आप पिकल की बात करें, जो अचार होता है, तो डेफिनेटली आप देखते हैं उसको एसिटिक एसिड मीन द डिल्यूट सॉल्यूशन विनेगर का एसिटिक एसिड ही होता है ना, उसमें बनाते हैं ना। तो इट इज यूज्ड, वो कह रहा है इट इज नॉट यूज्ड, और दो नोट को मिक्स कर देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। उसने कहा था बताओ कौन सा इसका यूज नहीं है, तो इट इज यूज, वो कह रहा है इट इज नॉट यूज, तो ये बात गलत कर रहा है। सो दैट्स व्हाई डेल्टा इज माय आंसर। वेरी सिंपल, वर्ड्स का ट्रिक प्ले कर रहा है। एमडी कैट का बड़ा खूबसूरत सवाल है, आपने बड़े ध्यान से आंसर करना है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर डेल्टा था। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड आर डिस्प्लेज। एक ग्राफ शो किया है और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भाई इस ग्राफ के मुताबिक सिलिकॉन और फास्फोरस में इतना ग्रेट डिफरेंस क्यों है मेल्टिंग पॉइंट में। लाइक उसकी रीजन पता है क्या है, उसकी रीजन इसका स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन में डायमंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, वो स्ट्रॉन्गली कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क, और फास्फोरस में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम P4 होता है, ठीक है। सो ये रीजन है इसकी। मैं देख लेता हूं ऑप्शंस को। बीटा इज माय आंसर, चेंज इन बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टू एलिमेंट्स। इन दोनों में जो स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है और कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क है, उसका रोल है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। बीटा ऑप्शन इज द true justification of this question. Next question, question number 136. Which of the following derivatives of the carboxylic acid cannot be prepared directly from the ethanoic acid? My dear students, बड़ा popular question है। हमने esters बनाए, हमने halides बनाए, हमने anhydrides बनाए, हमने amides बनाए, और हमने कहा था, लेक्चर में भी डिस्कशन की थी, कि amides जब बनते हैं तो वो हमेशा, बाकी तमाम तो वन स्टेप में डिस्कस हो जाए, एक ही स्टेप में बन जाते हैं, लेकिन एमाइड बनते वक्त हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाती है। फिर उसको जब गर्म करते हैं, फिर उसमें से वाटर एलिमिनेट करता है और फिर एमाइड बनता है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैंने इसको रिलेट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 136 दे देखें, एसिटिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करके अमोनियम एसीटेट बना रहा है। ये स्टेबल प्रोडक्ट है, इसको जब तक हीट अप नहीं करेंगे ये डिकम्पोज नहीं होगी, वो रहेगी। हमने एमाइड बनाना है, C डबल बॉन्ड O NH2, तो उसके लिए मुझे इसको हीट अप करना पड़ेगा। फिर इसमें से अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रिलीज होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा और फिर एमाइड बनेगा। तो इसमें मैं आंसर करूंगा, मेरे पास 136 का आंसर जो है दैट इज डेल्टा ऑप्शन। एमाइड्स जो है वो डायरेक्टली नहीं बनते, 2 स्टेप में बनते हैं, सिंपल। वेल माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। Which of the following is the strongest acid? एसिडिक स्ट्रेंथ, एक तो मैंने अभी बात की, जिसमें चेन सबसे छोटी होगी, अच्छा, या जिसके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, इन एग्जांपल्स में उन सबके साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे, हैलोजेंस लगे हैं ना, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्टिव इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो फिर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अटैच होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो इनमें से मैं अगर ऑप्शन देखता हूं तो फ्लोरो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड, अल्फा इज माय आंसर। यहां पे एक और बात सुन लें, अगर सबके साथ फ्लोरो लगा होता तो फिर जब वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता जिसमें फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप के जितना ज्यादा करीब होता, क्लोजेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप, फिर वो सही मानों में कार्बोनल कार्बन को अफेक्ट करता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता और एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता। इस तमाम बातें लेक्चर में भी डिस्कस की जा चुकी हैं, मैंने रिवाइज भी कर दी है। क्वेश्चन नंबर 138 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट, पॉपुलर क्वेश्चन। लाइसिन बेसिक होता है, लाइसिन जानते हैं ना, आपके पास मतलब ग्लाइसिन, फिर एलानिन,
फिर वैलिन, फिर प्रोलिन, ये 4 न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, हमारे पास एस्पार्टिक एसिड आ जाता है, एसिडिक होते हैं, फिर लाइसिन, हिस्टिडीन, दे आर द बेसिक अमीनो एसिड। अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 139 है द बेस्ट एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। जब हमने हैंडरसन्स इक्वेशंस की डिस्कशन की थी, हमें पता है ना, हमने सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट किया था, pH इज pKa प्लस लोग सॉल्ट और एसिड। अगर हमारे पास इन दोनों सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो, 1 आए, तो जो pH वैल्यू होगी या जो pOH वैल्यू होगी वही pKa वैल्यू होगी या pKb वैल्यू होगी, दैट बफर इज द बेस्ट बफर, जिसमें सॉल्ट और एसिड या बेस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है। अल्फा इज माय आंसर, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एंड द एसिड, वो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा, log 1 आपके पास 0 आ जाएगा। क्लियर है? सो अल्फा इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, which one of the following type of the alpha amino acid has 5-membered ring structure? 5-membered ring structure, my dear students, ये histidine होता है। आंसर इसका जो है that is बीटा ऑप्शन, इसको मैंने आपके सामने बनाया भी ऐसी ऑन द व्हाइट बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट, देखें आपके सामने हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर बनाया है, ये अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच है, डेफिनेटली डायपोलर आयन की फॉर्म में पाया जाता है। आपको पता है ना, अल्फा अमाइनो एसिड्स नॉर्मली इन एक्वस मीडिया एग्जिस्ट एज द डायपोलर आयन, जिसको हम ज्विटर आयन कहते हैं, जिसको हम इंटरनल साल्ट भी कहते हैं, तो वो मैंने शो ऑफ किया है। और ये फिर एसिडिक रेजोनेट कर रहा है, आपको पता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और जिसकी वजह से ये एसिडिक होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन को रिलीज करता है। तमाम बातें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने तमाम क्वेश्चंस में हर रिलेटेड बात को शेयर किया है जो MDCAT में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो इनको गौर से सुने। अब उसने सिंपल सा क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड किया था, तो ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो इट्स वेरी सिंपल आंसर, यू कैन आंसर दैट। तो क्वेश्चन नंबर 140 जो कि हमारे आज का पेपर का फुल लेंथ पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर है बीटा हिस्टिडीन। वेल माय डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज फुल लेंथ पेपर 1, जिसमें हमने तमाम MDCAT का केमिस्ट्री का सिलेबस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उनसे रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस को जस्टिफाई किया। कोशिश की गई कि इन लिमिटेड क्वेश्चंस में भी आप लोगों को हर क्वेश्चन की हर ऑप्शंस के साथ तमाम रिलेटेड MCQs शेयर किए जाएं, बिकॉज यू हैव टू compete एंड इंशाल्लाह ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रिपरेशन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।